आज का हमारा टॉपिक है आयनिक विलयनों की चालकता या कंडक्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। आयनिक विलयनों की चालकता समझने के पूर्व आइए आज हम किसी धातु के चालक तार की चालकता के संबंध में पुनः विचार करते हैं। पिछले क्लास में हमने धातु के चालक तार के प्रतिरोध और चालकता के संबंध में सूत्र स्थापित किया था, उसे पुनः दोहराते हैं, आप याद करें। प्रतिरोध के लिए कौन सा सूत्र दिया गया था? प्रतिरोध R, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। यहाँ R तो रेजिस्टेंस है, ये रो क्या है? ये रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। L क्या था? L चालक तार की लंबाई और A चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये वैल्यू थी। तो यहाँ पर R का यूनिट क्या बताया गया था? R का यूनिट होता था ओम। इसको संकेत ऐसे ओम करके दिखाते थे। इसी प्रकार यदि हम रेजिस्टिविटी के लिए सूत्र स्थापित करें तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, R इंटू ए बाई एल। रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट क्या होती थी? रेजिस्टिविटी के लिए यूनिट होती थी ओम इंटू मीटर। क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर बाई मीटर है तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और लिखेंगे ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। या व्यवहार में चूंकि मीटर एक बड़ा मात्रक है तो इसका मात्रक ये भी हो जाता था ओम सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ही तार की लंबाई प्राय होती है, इसलिए ओम सेंटीमीटर में ही इसका यूनिट यूज करते हैं। ये तो प्रतिरोध के बारे में हो गया। इसके पश्चात आपको चालकता या चालकत्व के बारे में क्या बताया गया था? किसी धातु के तार का चालकत्व कंडक्टेंस G इज इक्वल टू, जो फार्मूला आपको बताया गया था वो था 1/R, अर्थात प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। यदि हम यहाँ पर ये वैल्यू स्थापित कर दें तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/रो इंटू L बाई A, या और आगे हम लिख सकते हैं इस तरह से इज इक्वल टू 1/रो इंटू A बाई L। 1/रो के लिए एक नया टर्म यूज किया गया था, कप्पा इज इक्वल टू कप्पा इंटू A बाई L। ये था कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू A बाई L। यहाँ पर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती थी? आपको बताया जा चुका कंडक्टेंस की यूनिट। तो कंडक्टेंस की यूनिट होती थी 1/R की जो यूनिट होगी, अर्थात ओम इनवर्स। यहाँ पर लिखते हैं ओम OHM इनवर्स। या इसी के लिए एक और नया शब्द आया था MHO, MHO। एक और यूनिट इसकी थी, उसको याद कीजिए, कौन सी यूनिट थी? सीमेंस, SIEMENS। ये कंडक्टेंस की यूनिट थी। अब यहाँ पर K क्या था? कप्पा क्या था? कप्पा जो है वो कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व, या इसको दूसरा शब्द देते हैं चालकता, कंडक्टिविटी। तो ये K की, यदि हम K के लिए सूत्र की स्थापना करें, यहाँ पर लिखते हैं K इज इक्वल टू, या कप्पा इज इक्वल टू, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L बाई A। ये फार्मूला था। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू लेंथ ऑफ वायर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, L बाई A। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? कंडक्टिविटी की यूनिट होगी सीमेंस इंटू मीटर बाई मीटर स्क्वायर, सीमेंस मीटर इनवर्स।
या व्यवहार में कौन सी यूनिट हो सकती है, क्योंकि मीटर तो बड़ा मात्रक है, तो लिखेंगे इज इक्वल टू सीमेंस, ये यूनिट है, यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये 2 यूनिट होती है। एसआई सिस्टम में सीमेंस पर मीटर या मीटर इनवर्स, और व्यवहारिक जो यूनिट है वो सीमेंस पर सेंटीमीटर या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह की बातें आपको बताई गई थी। इन दोनों सूत्रों को यदि हम ध्यान दें तो हम ये देख सकते हैं कि यदि हमें प्रतिरोध की जानकारी हो जाती है तो हम कंडक्टेंस या चालकत्व को ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध ज्ञात होने पर चालकत्व की गणना की जा सकती है, और चालकत्व ज्ञात होने पर प्रतिरोध की गणना की जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, प्रतिरोध ज्ञात करने का कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। उसका नाम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, या उसी को लिखते हैं हिंदी में व्हीटस्टोन सेतु। ये व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? यह एक प्रकार का छोटा सा परिपथ होता है जिसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक सेल है जो ऊर्जा का स्रोत है, और 4 प्रतिरोध है। 2 प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 2 प्रतिरोध पुनः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर ऐसे 2 प्रतिरोध, इधर से 2 प्रतिरोध हैं। ये इसको रेखा चित्र के द्वारा दिखाते हैं ऐसे। तो ये एक प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, और ये चौथा प्रतिरोध हो गया। इसे हम क्रमशः R1, R2, R3 और R4 ये प्रतिरोध को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे हम अब बिंदुओं के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पर A बिंदु है, ये B है, B पॉइंट, ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है। इस व्हीटस्टोन सेतु में R1 और R2 ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसी प्रकार R3 और R4 प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किंतु ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में A और C बिंदुओं पर जुड़े हुए हैं। इस व्हीटस्टोन सेतु की विशेषता होती है कि यदि B और D बिंदुओं पर समान विभव हो, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस न हो, विभवांतर शून्य हो, तो यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलित माना जाता है, बैलेंस्ड माना जाता है। और उस परिस्थिति में ये जो सूत्र इस पर लगता है वो R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3, ये फार्मूला इस पर यूज होता है। यदि इनमें से कोई एक प्रतिरोध अज्ञात हो, अननोन हो, जैसे प्रायः R2 को अननोन रखते हैं, R2 अननोन है, ये अज्ञात है, तथा R3 और R4 ये फिक्स्ड हैं। R3 और R4 के मान फिक्स्ड हैं, निश्चित हैं। तो R2 का मान अज्ञात होने पर केवल R1 का मान तब तक बदलते हैं जब तक कि यहाँ पर B और D के मध्य विभवांतर शून्य न हो जाए। तो विभवांतर शून्य है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी? इसके लिए यहाँ पर एक डिवाइस गैल्वानोमीटर लगा दिया जाता है। गैल्वानोमीटर के पॉइंटर का विक्षेप या डिफ्लेक्शन देख करके हम ये बता सकते हैं, यदि डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वह 0 पर है, इसका अर्थ है कि यह सेतु शून्य, ये बैलेंस्ड है, संतुलित है। तो इस दशा में, संतुलित दशा में हम R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R4
बाई R3 इंटू R1। इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, जो भी प्रतिरोध हमें दिया जाए उस प्रतिरोध को हम यहाँ पर R2 के रूप में जोड़ देंगे और इस सूत्र की सहायता से R2 का मान हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर R3 और R4 इनके मान ये निश्चित हैं, जबकि R1 का मान ये वेरिएबल है। इसे बार बार तब तक बदलते जाएंगे जब तक कि यह सेतु संतुलित न हो जाए। संतुलित होने पर गैल्वानोमीटर का विक्षेप नहीं होगा, शून्य होगा, और ऐसी दशा में R2 की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। यदि हम R2 अर्थात दिए गए तार यहाँ पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, यदि तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं तो अभी आपको इसके पहले बताया गया कि हम कंडक्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं, चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिरोध का मान ज्ञात करके हम उस चालक तार के चालकत्व की भी गणना कर सकते हैं। किंतु यदि आयनिक विलयन की चालकता की बात हो, यहाँ पर अभी तक जो आपको बताया गया वह तो केवल चालक तार के प्रतिरोध और चालकता की बात थी। यदि आयनिक विलयन की चालकता की गणना करना हो, मान ज्ञात करना हो, तो हमारे सामने दो तरह की समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो ये आती है कि ये जो यहाँ पर ये डीसी करंट था, डीसी करंट की सप्लाई जो सेल द्वारा दी जा रही थी, डीसी सप्लाई करने पर यदि हम प्रतिरोध के रूप में कहीं पर विलयन को जोड़ भी दें तो डीसी सप्लाई होने पर उसका संघटन बदलने लगता है और विलयन का प्रतिरोध सही सही ज्ञात नहीं हो पाता। दूसरी जो समस्या आती है वह यह है कि धातु के तार के समान हम किसी विलयन को नहीं जोड़ सकते, इसके लिए अलग व्यवस्था की जरूरत होती है। तो जो पहली समस्या थी कि डीसी करंट सप्लाई करने पर विलयन का संघटन बदल जाता है, तो डीसी के स्थान पर एसी करंट की सप्लाई करते हैं। एसी करंट की सप्लाई करने हेतु कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? एसी करंट की सप्लाई करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं ऑसिलेटर। एसी करंट के लिए ये संकेत है ऐसे, इस तरह से एसी करंट का संकेत दिखाते हैं। ऑसिलेटर का यूज करके, ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें डीसी करंट को एसी करंट में बदल दिया जाता है। ऑसिलेटर का जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो लगभग 450 से लेकर 5000 साइकिल्स पर सेकेंड इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। तो इसका यूज करके, ऑसिलेटर का यूज करके, ऑसिलेटर को हम यहाँ पर ओ से दिखा देंगे, ऑसिलेटर का यूज करके हम एसी करंट की सप्लाई करते हैं, डीसी करंट की सप्लाई से बच जाते हैं। और दूसरा, यहाँ जो गैल्वानोमीटर, चूंकि एसी का सप्लाई करेंगे तो गैल्वानोमीटर का यूज नहीं करेंगे, किसी डिटेक्टर का प्रयोग करना होगा, संसूचक या डिटेक्टर का, जो कि कोई हेडफोन हो सकता है या कोई एक अन्य डिवाइस हो सकता है। मान लीजिए ये पी से दिखा दिया गया, ये एक हेडफोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है जिसकी सहायता से हम संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का पता लगाते हैं। दूसरी समस्या का जो हल है, यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो विलयन जोड़ना है, तो विलयन को एक विशेष प्रकार से डिजाइन किए हुए उपकरण में रखते हैं और उसके तारों को यहाँ पर बी और सी पॉइंट्स के बीच जोड़ देते हैं। इसे हम संकेत के रूप में ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर इस तरह से, यह व्यवस्था है ऐसे, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। ये जो व्यवस्था यहाँ पर जोड़ी गई इसे कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल या चालक सेल, चालकता सेल क्या होता है, इसका ज्ञान होना चाहिए।
आइए हम पहले चालकता सेल या कंडक्टिविटी सेल पर विचार करते हैं, उसकी संरचना क्या होती है इसे समझने का प्रयास करते हैं। कंडक्टिविटी सेल एक प्रकार के पात्र में रखे हुए दो इलेक्ट्रोड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, ये पात्र है जिसमें विलयन भरने की यह व्यवस्था है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर, इनकी सतह पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। इसमें जब विलयन भर दिया जाता है कंडक्टिविटी सेल में, तो विलयन इन दोनों प्लेटों के मध्य ये आ जाता है और वास्तव में प्लेटों के मध्य जो विलयन का एक कॉलम उपस्थित होता है उसी का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो इसी कंडक्टिविटी सेल को यहाँ पर इस तरह से एक संकेत के माध्यम से दिखा दिया गया। कंडक्टिविटी सेल में उपस्थित जो विलयन है उसका प्रतिरोध, उसके लिए जो सूत्र आपने पढ़ा है इसके पहले, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पर R कंडक्टिविटी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य स्थित विलयन के कॉलम, यहाँ पर ये विलयन का एक कॉलम उपस्थित है दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, तो विलयन के कॉलम का प्रतिरोध R है, उसकी प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी रो है, विलयन के कॉलम की लंबाई L है और किसी एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल A है। इस प्रकार L बाई A को हम यहाँ पर एक नया टर्म देते हैं, इसके लिए नया शब्द दिया गया सेल कांस्टेंट, CELL सेल कांस्टेंट, सेल नियतांक। प्रत्येक कंडक्टिविटी सेल का सेल नियतांक निश्चित होता है। इसको ज्ञात करके हम यदि हम R का मान ज्ञात कर लें तो रो का मान ज्ञात कर सकते हैं और रो के मान की सहायता से 1 बाई रो, आपने इसके पहले पढ़ा था कंडक्टिविटी कप्पा की गणना कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए या सेल कांस्टेंट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू R 1 बाई R, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ये फार्मूला हो सकता है। यदि A यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोड का, इसका मान 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए और L इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल और 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो ये कॉलम होगा वो घनाकार कॉलम होगा, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ऐसे एक इलेक्ट्रोड है, उसके सामने दूसरा इलेक्ट्रोड है, ऐसे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में इस तरह से, ये मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रोड हम दिखा दिए, दूसरा इलेक्ट्रोड ये दिखा दिए, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच ये जो विलयन भरा हुआ है वह 1 घन सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर का एक कॉलम है। तो यदि ये दोनों L और A के मान एकांक हो जाएं तो वह 1 घन सेंटीमीटर या 1 मिलीलीटर विलयन का आयतन होगा। 1 मिलीलीटर विलयन, 1 मिलीलीटर आयतन का जो विलयन है उसका रेजिस्टेंस ही वास्तव में रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता किसे कहेंगे? एकांक आयतन के विलयन के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। यदि एकांक आयतन के विलयन का प्रतिरोध आपको पता हो जाए, 1 मिलीलीटर आयतन के विलयन का प्रतिरोध अगर पता हो जाए तो आप उसकी मात्रा चाहे जो भी हो, जैसे मान लीजिए 1 मिलीलीटर विलयन का प्रतिरोध, ये रो की वैल्यू मान लीजिए 3 ओम है, तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि अगर 50 मिलीलीटर है तो 50 का गुणा करके आप R का मान निकाल सकते हैं। प्रतिरोधकता एकांक आयतन के विलयन का प्रतिरोध है। प्रतिरोधकता एकांक आयतन के विलयन का प्रतिरोध है। इस बात को आप समझते रहें। अब आइए हम कंडक्टिविटी पर विचार करते हैं। कंडक्टिविटी के बारे में आपने इसके पहले क्या पढ़ा?
कंडक्टिविटी को कप्पा से निरूपित करते हैं। कप्पा इज इक्वल टू, आपने इसके पहले पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था कि कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/r, या इसी को लिखते हैं इज इक्वल टू 1/ρ इंटू L/A। इस तरह से सूत्र आया था। इसको लिखा जा सकता है 1/ρ को लिखते हैं कप्पा। इसको फिर से लिखते हैं यहाँ पर G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, A/L, या कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A। यहाँ पर L/A जो है सेल कांस्टेंट है, तो सेल कांस्टेंट का मान लेते हुए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। कंडक्टिविटी या चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। यहाँ पर इसको लिखकर समझते हैं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A। ये फार्मूला था। इस फार्मूला में थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। G की वैल्यू आपने इसके पहले पता किया था, 1/r के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के लिए भी एक संकेत होता है G*, ऐसे करके G*, ये सेल कांस्टेंट का संकेत है। तो इस सूत्र से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि सेल कांस्टेंट G* इज इक्वल टू R इंटू K। ये एक हमें सूत्र प्राप्त होता है। यहाँ पर सेल कांस्टेंट का भी मान ज्ञात करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम किसी ज्ञात कंडक्टिविटी सेल में कोई विलयन लेते हैं जिसकी कंडक्टिविटी K हमें ज्ञात होती है, और उसे व्हीटस्टोन सेतु में जोड़कर हम R की वैल्यू भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार R और K की सहायता से हम G अर्थात सेल कांस्टेंट का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम सेल कांस्टेंट का मान जब ज्ञात कर लेंगे तो अन्य किसी विलयन जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसमें कंडक्टिविटी सेल में उस विलयन को भरकर हम व्हीटस्टोन सेतु में जोड़कर उसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं, और रेजिस्टेंस जब ज्ञात हो जाएगा तो दूसरे विलयन की कंडक्टिविटी ज्ञात कर लेते हैं। सेल कांस्टेंट का मान निर्धारित करने के लिए प्रायः KCl का विलयन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्रत्येक सांद्रता पर या प्रत्येक ताप पर कंडक्टिविटी पता होती है। जिसकी कंडक्टिविटी KCl विलयन की कंडक्टिविटी पता है, इसलिए हम उसका प्रयोग करके R का मान निर्धारित कर लेते हैं और इस प्रकार G* या सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। पुनः सेल कांस्टेंट का प्रयोग करके किसी अज्ञात विलयन जिसकी कंडक्टिविटी नहीं पता है, हम उसे ज्ञात करने हेतु R का मान ज्ञात करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता या मोलर कंडक्टिविटी एक ही विलायक में समान ताप पर भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों की चालकता भिन्न भिन्न होती है, और यह अनेक बातों पर निर्भर करती है। यह देखा गया कि किसी विलयन की चालकता कई बातों पर डिपेंड करती है। जैसे पहला है विलयन में उपस्थित आयनों की साइज, विलयन में उपस्थित आयनों का आवेश या उनकी सांद्रता, इन बातों पर उसकी चालकता निर्भर करती है।
इसलिए एक अर्थपूर्ण टर्म को डिफाइन करने की आवश्यकता है, जिसे हम मोलर चालकता के रूप में डिफाइन करते हैं। और मोलर चालकता को लैम्डा एम, ये ग्रीक लेटर है लैम्डा, के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम के लिए जो फार्मूला है वह है कप्पा अपान सी। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपान सी। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और सी क्या है? कंसंट्रेशन, सांद्रता। हम ये कह सकते हैं कि एकांक सांद्रता के विद्युत अपघट्ट के विलयन की कंडक्टिविटी को या चालकता को हम मोलर चालकता कहते हैं। यहाँ पर सांद्रता को मोलर सांद्रता के रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता है। लैम्डा एम की यूनिट क्या हो सकती है? तो लैम्डा एम की यूनिट आपने इसके पहले पढ़ा है, ये कप्पा की यूनिट होती है सीमेंस मीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है एसआई सिस्टम में, क्योंकि मीटर क्यूब आयतन का मात्रक होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपान मोल्स पर मीटर क्यूब। इसको और सॉल्व करें तो जो पहली यूनिट हमको प्राप्त होती है लैम्डा एम की, वो है सीमेंस मीटर क्यूब। ऊपर जाएगा तो ये मीटर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, -1 से कैंसिल होगा, तो हो जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये पहली यूनिट प्राप्त होती है। और यदि मीटर को हम सेंटीमीटर से चेंज कर दें तो जो दूसरी यूनिट प्राप्त होती है वो है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल या मोल इनवर्स। तो ये दो यूनिट हमें प्राप्त हो जाती है। इन दोनों यूनिट्स में क्या संबंध है? संबंध वही होगा जो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल या मोल इनवर्स इज इक्वल टू, ये मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मोल इनवर्स। इन दोनों में ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, इन दोनों का यह संबंध है। न्यूमेरिकल लगाते समय हमें मोलरता दी हुई होती है, तो मोलरता का यूज करते हुए हमें लैम्डा एम ज्ञात करना होता है। इसलिए हम थोड़ा सा मोलरता के टर्म्स में इसकी यूनिट प्राप्त करेंगे। यहाँ पर पुनः देखिए, लैम्डा एम की यूनिट अभी आपने पढ़ा कि लैम्डा एम की यूनिट जो होगी, ये लैम्डा एम की यूनिट इज इक्वल टू के की यूनिट अपान सी की यूनिट। लैम्डा एम की यूनिट अभी आपने ज्ञात किया था सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये था। और कप्पा की यूनिट जो होती है सीमेंस पर मीटर या सीमेंस मीटर इनवर्स, इसको लिख सकते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स अपान सी की यूनिट। अगर हम सी की यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा मोल्स पर मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में तो कोई प्रयोग होता नहीं है, मीटर क्यूब बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और मोल्स पर लीटर में चूंकि मोलरता के टर्म्स में सांद्रता दी हुई होती है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं मोलरता के टर्म्स में। हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू सीमेंस मीटर इनवर्स अपान 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें 1000 लीटर आयतन होता है, तो लिख सकते हैं 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इंटू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 ये कन्वर्जन फैक्टर है मोल्स पर क्यूबिक मीटर, यहाँ जो था
इसको कन्वर्ट कर देंगे लीटर में 1000 का गुणा करके, तो ये हमें लैम्डा m की यूनिट इस टर्म में प्राप्त होती है। या हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू सीमेंस मीटर इनवर्स अपान 1000 लीटर पर मीटर क्यूब इंटू मोलैरिटी। हमें मोलरता ज्ञात होती है, तो इसका प्रयोग करते हुए हम लैम्डा m की यूनिट प्राप्त करते हैं या लैम्डा m से संबंधित गणनाएं करते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं लैम्डा m, ये जो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये यूनिट था, तो यह हमें एक संबंध प्राप्त हो जाता है। इसको आपको याद करने की आवश्यकता है। दूसरा जो संबंध आपने इसके पहले पढ़ा था सीमेंस मीटर इनवर्स नहीं बल्कि सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहीं पर कन्वर्ट करते चलते हैं। ये अगर मीटर के स्थान पर हम सेंटीमीटर रख दें तो लिख सकते हैं ऐसे, पुनः लिखते हैं लैम्डा m की यूनिट ये हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इज इक्वल टू k की यूनिट और c की यूनिट का रेशियो होगा। k की यूनिट हो जाती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स अपान c की यूनिट, अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में हम दिखाएंगे, मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। c की यूनिट हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे भी हमें मोलरता के टर्म्स में बदलना है, तो हम कन्वर्जन फैक्टर का यहाँ भी गुणा करेंगे। हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स अपान, चूंकि मोलरिटी के लिए आपने इसके पहले फार्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर LITRE। 1 लीटर में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है? 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर जो होगा वो यहाँ गुणा करना होगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पर लीटर। यहाँ पर भी ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और हमें ये मोल्स पर लीटर के रूप में मोलरिटी के टर्म्स में हमें लैम्डा m की वैल्यू प्राप्त होगी। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लीटर अपान मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरता या मोलरिटी, ये था लैम्डा m सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू रखने पर इस तरह का दूसरा संबंध हमें प्राप्त होता है। इन दोनों मोलरिटी से संबंधित जो इक्वेशन आपको प्राप्त हो रहे हैं, इसकी आवश्यकता आपको न्यूमेरिकल लगाने में पड़ सकती है। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।